हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे हो। वेलकम टू अवर चैनल डीएलएड क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 2, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले। हम लोग पढ़ने वाले कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट और प्ले क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन सेकेंड पॉइंट है कि फिजिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे डिटेल में फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट आता है, उसको पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे मोटर डेवलपमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग 0 to 6 years। कि ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जो कि टाइप्स होती हैं मोटर डेवलपमेंट की ही, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो 0 से 6 ईयर तक के बच्चों में कैसे कैसे डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट है कि फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। कि मोटर डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसपे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, कि मोटर डेवलपमेंट में पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल होता है उसके बारे में देखना है। फिफ्थ पॉइंट है कि प्ले। प्ले के बारे में देखेंगे कि प्ले क्या होता है। खेल, जो हम बच्चे खेल खेलते हैं उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, कितने टाइप्स के प्ले होते हैं जिसके अंदर फैंटेसी प्ले, इमेजिनेशन प्ले, प्रिटेंडेड प्ले, बच्चे दूसरों के साथ जो खेल खेलते हैं जिसमें आता है पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रोल ऑफ प्ले। कि प्ले का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में, बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें प्ले का क्या रोल है, जो खेल बच्चे खेल रहे हैं उसका क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसको देखेंगे। लास्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज एंड प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी क्लासेस। कि कैसे फिजिकल मोटर एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है और कौन कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी क्लासेस के लिए ऑर्गेनाइज होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे तो क्या मतलब होता है। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ग्रोज फिजिकली एंड लर्न्स टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट यूजिंग मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि बच्चे का शरीर डेवलपमेंट और उसकी बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल, कि बच्चा अपनी बॉडी पे कैसे कंट्रोल करता है, अपनी बॉडी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है, उसके बारे में है ये फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट का क्या नॉर्मल मतलब होता है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो सिर्फ लंबा नहीं होता बल्कि वो अपनी मसल्स का यूज करना, चलना, कूदना, बैलेंस बनाना सीखता है, और इसी बैलेंस बनाने की प्रोसेस को ही फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। कि बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, अपनी मसल्स का वो अच्छे से यूज कर पा रहा है, अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहा है, फिजिकली वो जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। और जो ये डेवलपमेंट होता है उसी के प्रोसेस को ही बोला जाता है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। तो ये इसका मतलब था कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। तो ये होता है। इसके बाद आता है कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो इट इंक्लूड्स, फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। कि बोन्स जो हड्डियां हैं बच्चों की या मसल्स है उसकी ग्रोथ होना फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं, जिसमें बच्चों की जो हड्डियां वो मजबूत हो, मसल्स जो है वो बढ़े अच्छे से, इसीलिए ताकि बच्चे जो है फिजिकली टास्क को परफॉर्म कर सके। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि बच्चे के अंदर ताकत आती है और उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है जिससे वो मुश्किल काम भी कर पाता है। तो ये भी फिजिकल मोटर डेवलपमेंट का ही पार्ट है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कि बच्चे अपने गिरने पर कंट्रोल करना सीखता है और अपने हाथ पैरों का सही कोऑर्डिनेशन बिठा पाता है। तो इसीलिए जो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है वो किस चीज़ में भी हेल्प करता है, कि बॉडी की बैलेंस बनाने में और कोऑर्डिनेशन बनाने में उसको इम्प्रूव करता है। अगर हम लोग फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की सिंपल डेफिनेशन देखें तो सिंपल क्या होता है कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू मूव, एक्ट, परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज इफेक्टिवली। कि ये बच्चों की ऐसी एबिलिटी के बारे में है जिससे वो मूव कर सके, एक्ट कर सके और सारे फिजिकल जो भी काम है उसको सही तरीके से कर सके। तो यही होता है।
जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बच्चा जो है पहले सिर्फ क्या करता है, रेंगता है, क्रोल करता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, भागता है। तो वहाँ पे ये कि प्रोसेस है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की, कि बच्चे पहले क्या करेगा, घुटने के बल चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, बैलेंस करना सीखता है बॉडी को, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलना सीखेगा, फिर वो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, फिर वो भागने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल मोटर डेवलपमेंट ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस, कि जो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है ये जो एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू चाइल्डहुड, कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बर्थ से स्टार्ट होता है और चाइल्डहुड तक चलता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट डज नॉट स्टॉप सडनली बट कीप्स इम्प्रूविंग विद एज, कि एक स्टॉप मतलब ऐसा कोई एज नहीं है कि ये स्टॉप हो जाता है उस एज पे, बट ये एज के साथ साथ इम्प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस है, बर्थ से चाइल्डहुड तक चलता रहता है, ये अचानक सडनली स्टॉप नहीं होता, ये एज के साथ साथ इम्प्रूव होता चलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऐसी एज आई जिसमें ये स्टॉप हो गया, नहीं, ये चलता रहता है। सेकेंड है सिक्वेंशियल फॉलोज अ पैटर्न, कि सिक्वेंशियल का मतलब है कि मोटर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में चलता है, कि ऐसा नहीं है कि पहले एक स्टेप हो गया और बाद में लास्ट स्टेप हो रहा है, नहीं, तो बट एक सीक्वेंस में चलता है। जिसमें हमने एग्जांपल लिया कि बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर पैरों के बल चलना, क्रॉलिंग करना, फिर वो खड़ा होना सीखता है, अपनी बॉडी में बैलेंस बनाता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो रनिंग करना सीखता है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे का बर्थ हुआ, उसने बैठना सीखा और वो फटाफट से दौड़ने लग गया, नहीं, ये एक प्रोसेस है, ऑर्डर में चलता है, पहले सिट करेगा, क्रॉल करेगा, स्टैंड करेगा, वॉक करेगा, देन रन करेगा। तो ये प्रोसेस में चलता है, सिक्वेंशियल होता है। तीसरा पॉइंट है ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं एकदम से ही इसमें सारा डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो गया कि वो 2 साल का हुआ तो अब उसका पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप ये होता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। एक स्किल पहले डेवलप होती है, फिर उसके बाद दूसरी स्किल डेवलप होती है। अगर बच्चा पहले बैठेगा तो उसके बाद ही वो पैरों के बल सीखना चलना सीखता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ उसके अंदर सारी स्किल्स नहीं आती है। सेकेंड है सेफिलोकॉर्डल प्रिंसिपल, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो हेड टू टॉय होता है। सबसे पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर अपनी बॉडी कंट्रोल करना सीखेगा, फिर अपने लेग्स पे आएगा। तो नेक टू लेग पे जाता है बच्चा, सब अपने पैरों को संभालने से पहले वो अपनी नेक को संभालना सीखेगा, अपने हेड को संभालना सीखेगा, और यही होता है हमारा सेफिलोकॉर्डल प्रिंसिपल। देन आता है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, इसके अंदर होता है कि बच्चा सेंटर से बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले वो जो भी मिडल पार्ट है बॉडी का उसको डेवलप करेगा, उसमें अपनी इंप्रूवमेंट लाएगा, बाद में वो फिर आउटवर्ड पार्ट्स पे जाता है। तो सबसे पहले बच्चा अपने आर्म्स को डेवलप करता है फिंगर से पहले, फिंगर का इस्तेमाल वो बाद में करता है, पहले अपने आर्म्स को बैलेंस करेगा, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको डेवलप करेगा। लास्ट पॉइंट है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यही जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है मोटर एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पहले बच्चा बड़ी बड़ी एक्टिविटी को करेगा, उसके बाद छोटी छोटी चीजों पे आता है। पहले वो किसी ऑब्जेक्ट को उठाना सीखेगा, रैंडम उसमें मूवमेंट करेगा, अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो वो रैंडम हैंड मूवमेंट्स करेगा उसको उठाने के लिए, फिर वो बाद में अपनी फिंगर्स का प्रॉपर यूज करेगा उसको ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो समझ रहे हो, जनरल टू स्पेसिफिक होता है पहले वो अपने हैंड से उसको उठाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, रैंडम मूवमेंट्स करेगा, बाद में वो अच्छे से अपने फिंगर्स का यूज करेगा उसको ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो जनरल टू स्पेसिफिक ये प्रोसेस है वो चलता है। स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस है, तो वही सेम स्टेजेस होती है जो हमने डेवलपमेंट में पढ़ी थी। इन्फेंसी स्टेज जो कि 0 to 2 years होती है, अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 years तक की एज होती है, थर्ड मिडल चाइल्डहुड 6 to 12 years की एज होती है, और फोर्थ है एडोलसेंट स्टेज जो कि 12 to 18 years होती है। अब इसको ही हम डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें।
तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज की, कि इन्फेंसी स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर्स होती है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक की ये एज होती है। इसके अंदर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कैसे बच्चों के अंदर होता है वो देखेंगे। सबसे पहले लिखा है मेन फोकस बेसिक बॉडी कंट्रोल्स एंड सिंपल मूवमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले कि ये बहुत स्टार्टिंग स्टेज होती है बच्चों की डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे बच्चा पहले अपनी बॉडी कंट्रोल करना सीखता है, बैठना, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने बॉडी पार्ट्स को, और सिंपल छोटे छोटे मूवमेंट्स यहाँ पे बच्चा करता है, परफॉर्म करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले लिफ्टिंग हेड एंड कंट्रोलिंग नेक, कि सबसे पहले बच्चा अपना सर उठाना और गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है। दूसरा है सिटिंग विदाउट सपोर्ट, कि बिना धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, बिना किसी सहारे बिना किसी सपोर्ट के बैठना सीख जाता है। थर्ड है क्रोलिंग एंड स्टैंडिंग, कि वो क्या करता है, खड़ा होना सीखता है, और पैरों के बल जो चलता है, मतलब रेंगना, पैरों के बल चलना, वो बच्चा करना यहाँ पे सीखता है, कोशिश करता है। नेक्स्ट है वॉकिंग अराउंड 1 ईयर, की 1 साल, लगभग 1 साल की उम्र तक क्या करता है बच्चा, अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है। लास्ट है ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट्स होल्डिंग टॉयज, कि बच्चा क्या करता है, खिलौनों को मुट्ठी में पकड़ना और उन्हें होल्ड करना सीख जाता है। तो ये क्या होती है, फाउंडेशनल स्टेज होती है मोटर डेवलपमेंट की, क्योंकि ये स्टार्टिंग एज है, सबसे पहले ये स्टेज आती है, तो ये फाउंडेशन स्टेज है। यहाँ से बच्चा जो है स्टार्ट करना, फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होने लगता है। नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेज, अब देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 ईयर्स तक की ये एज होती है। इसमें फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है हमें वो देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेन फोकस डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मोटर स्किल्स, कि इस स्टेज में क्या होता है, बेसिक मोटर स्किल्स बच्चा डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, सीखता है। जैसे छोटी छोटी जो स्किल्स होती है, अपनी हैंड मूवमेंट्स करेगा, अपने आर्म्स का यूज, अपने फिंगर्स का यूज करना वो स्टार्ट करने लग जाता है। अब है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पहला पॉइंट है रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, कि बच्चा क्या करेगा, भागना सीखता है, कूदना और चढ़ना सीखेगा। बच्चा अब सिर्फ चलते नहीं है बल्कि वो तेजी से भागना, कूदना और ऊंची जगहों पर चढ़ना सीख जाते हैं। सेकंड पॉइंट है थ्रोइंग एंड कैचिंग, कि बॉल के साथ खेलना बच्चा सीखता है, कि उसको बच्चों बॉल को फेंकेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो यहाँ पे भी जो क्या हो रही है, उनकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो रही है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव बैलेंस, कि उनका बैलेंस पहले से काफी अच्छा हो जाता है, वो एक पैर पर खड़े हो सके या पतली लाइन पर चल सके, ऐसे वो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखते हैं। लिखना और ड्राइंग करना, बिगनिंग ऑफ ड्राइंग एंड राइटिंग, कि यहाँ पे बच्चा इस स्टेज में क्या करता है, वो ड्राइंग करना सीखता है, लिखना सीखता है। अब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेंसिल नहीं पकड़ रहे, थोड़ा बहुत उसमें लिख रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। फिर है लास्ट बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, कि अपने हाथों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी आंखों से भी उस पर उतना ही फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे आंखों और हाथों का बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे ब्लॉक से टावर बनाना या सुई में धागा डालने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हैंड का और आई का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब है लास्ट में क्या लिखा है, कि चाइल्ड बिकम मोर एक्टिव एंड प्लेफुल, कि इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और प्लेफुल होते हैं, ज्यादा खेलते हैं। तो ये सबसे एक्टिव स्टेज होती है फॉर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड जो स्टेज होती है वो होती है 6 to 12 ईयर्स तक की एज होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इम्प्रूवमेंट एंड रीइन्फोर्समेंट ऑफ स्किल्स, कि यहाँ पे जो भी स्किल्स उसके अंदर डेवलप हुई है, जैसे रनिंग, क्लाइंबिंग करना और जंपिंग करना, तो इसमें क्या करता है वो और इम्प्रूवमेंट करता है, उसकी मसल्स जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बेटर कंट्रोल। इस स्टेज में क्या होता है कि मसल्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बॉडी पर कंट्रोल जो है वो और अच्छा हो जाता है। फिर इम्प्रूव स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन, कि बच्चे पहले से ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं और उनके हाथ पैरों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कि अब बच्चे क्या करते हैं, गेम्स में भी पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, क्योंकि वो अब उनको रूल्स को समझ सकते हैं, उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनमें उनकी जो मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। फिर है नीट राइटिंग
एंड बेटर फाइन मोटर स्किल्स, यहाँ पे जो मोटर स्किल्स है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। मोटर स्किल्स के बारे फाइन मोटर स्किल्स के बारे में हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे, बट अभी इन शॉर्ट फाइन मोटर स्किल्स होती है जो हमारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, लाइक फिंगर्स, हैंड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करना, तो ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। तो यहाँ पे राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाती है और यहाँ पे जो फाइन मोटर स्किल्स है वो भी बेटर हो जाती है। फिर है लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल्स, कि अब यहाँ पे बच्चा जो है फिजिकली जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती है, जो कठिन होती है, मुश्किल काम होते हैं, उनको सीखना स्टार्ट करता है, जैसे कि साइकिलिंग। अब बच्चा यहाँ पे साइकिल चलाना सीख रहा है, उसमें हैंड के भी मूवमेंट चाहिए, पैरों का भी सही से कोऑर्डिनेशन चाहिए, बॉडी बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चा ये कॉम्प्लेक्स स्किल्स जो है वो सीखना स्टार्ट कर देता है। स्किल्स बिकम मोर एक्यूरेट एंड कंट्रोल, कि मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में जो 6 to 12 ईयर्स तक की एज है, इसमें बच्चे की स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है और कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है, अब स्टेज है एडोलसेंट स्टेज, जो कि 12 से 18 ईयर्स तक की एज होती है। इसको हम टीनेज स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज पे मेन फोकस होता है स्ट्रेंथ पे, मतलब कि ताकत पे, जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, दूसरा है एंड्योरेंस, मतलब स्टैमिना, बच्चे का जो स्टैमिना है वो बहुत स्ट्रांग हो सके, और स्पेशलाइजेशन, की किसी एक चीज में बच्चा जो है एक्सपर्ट बन सके इन फिजिकल डेवलपमेंट में। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला रैपिड फिजिकल ग्रोथ, की हाइट एंड वेट, की हाइट और वेट जो है बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ती है। 12 to 18 ईयर्स तक की एज में क्या है कि हाइट भी बहुत तेजी से बढ़ता है, वेट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, कि शरीर में जो ताकत बढ़ जाती है और बच्चा बिना थके देर तक काम या खेल कर सकता है, खेल सकता है। जैसे अभी देखा भी होगा कि जो इस एज के बच्चे होते हैं वो पूरे पूरे दिन खेल लेते हैं और थकते भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। तो उनका जो स्टेमिना है यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ भी उनकी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम, कि यहाँ पे क्या होता है, दिमाग और शरीर का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाता है कि बच्चा किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे अगर कोई बॉल आ रही है तो वो फटाफट से उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम और कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा हो जाता है, कि उसका जो माइंड है उस और उसकी जो बॉडी है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाती है। वो इंस्टेंटली चीज़ों को ग्रेस्प कर लेता है कि अच्छा बॉल आ रही है तो मुझे फटाफट से कैच करनी है, किस मूवमेंट में, किस डायरेक्शन में कैच करनी है। तो यहाँ पे बहुत एक्टिव रहता है। फिर है इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, डांस एंड फिटनेस, कि अब इस उम्र में, इस एज में क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में चला जाता है, डांस में चला जाता है, फिटनेस में चला जाता है। वहाँ पे वो एक्टिव रहते हैं और अपने आप को बेटर फील करते हैं, इसीलिए उनका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ज़्यादा जाता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, कि यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक चीज़ों में, मतलब एक्सपर्ट वो बनते हैं किसी स्किल्स में, किसी भी एक फील्ड में क्या होना, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा मतलब क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो, या डांसर बनना चाहता है तो वो उसमें अपना जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें स्किल्स वो सीख रहा है, तो वहाँ पे एक स्पेशल चीज या एक्सपर्ट चीज में बच्चा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अगर डांसर बनना है तो वो डांसिंग करेगा, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मसल्स, अपनी मूवमेंट्स, अपनी कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंट्रोल, सब पे वो फोकस करेगा और उसमें क्या बन जाता है, एक्सपर्ट वो बन जाता है। फिर है बॉडी बिकम मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट, कि इस स्टेज में क्या होता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट हो जाता है बच्चा इस स्टेज में, कि जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल, एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट, अब ये हमारी स्टेजेस थी जो कंप्लीट हो गई है। अब देखना है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब यहाँ पे हम दो मोटर स्किल्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, दो तरह की मोटर स्किल्स होती है, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सब सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा अपने शरीर की, अपनी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करना सीख लेता है, जैसे कि हाथ, पैर या पूरी बॉडी का वो यूज करना सीख लेता है, तो उसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स, कि बड़ी मसल्स का यूज करना बच्चा सीख रहा है, तो वो एक स्किल्स होती है। अब तो लिखा भी है फर्स्ट पॉइंट कि यूज लार्ज मसल्स लाइक आर्म्स, लेग्स और बॉडी, बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करना बच्चा सीखता है, तो उसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। अब है हेल्प्स इन मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटीज, बट ये मसल्स किस चीज में हेल्प करती है, जो फिजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करेगी, उसमें परफॉर्म करने में, बॉडी मूवमेंट में ये हेल्प करती है। जिसमें एग्जांपल है क्रोलिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना,
किकिंग करना मतलब बॉल को लात मारना, कूदना, घुटनों के बल चलना, ये क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि हमें चलने फिरने या फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में मदद करती है। तो ये पूरा था ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में। दोबारा से छोट में बता देती हूँ कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती है वो लार्ज मसल्स का यूज़ करना होता है, जैसे आर्म्स, लेग्स और बॉडी। ये किस में मदद करती है? बॉडी मूवमेंट में, जैसे कि चलने फिरने में या फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करती है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, किकिंग, बैलेंसिंग। ये अब आती है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होती है जब बच्चा अपने हाथों और फिंगर्स की छोटी छोटी मसल्स का यूज करना बहुत ही बारीकी से सीख लेता है, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ये क्यों जरूरी होती है? ये बहुत ही डिटेल टास्क जो होते हैं या डिटेल्ड काम होते हैं, बहुत बारीकी से जो काम किए जाते हैं उनको करने में मदद करती है। जैसे कि होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को जब पकड़ते तो फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, उन स्किल्स का यूज होता है, तो ये होता है होल्डिंग ऑब्जेक्ट। अब ड्राइंग, ड्राइंग में भी हम जो होते हैं उसमें क्या होता है? फिंगर्स का यूज होता है, छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है, आई कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइन मोटर स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप हो रहे हैं। राइटिंग हो गया, बटनिंग हो गया, मतलब शर्ट के बटन लगाना, तो ये होता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। तो अभी हमने क्या देखा कि मोटर स्किल्स के टाइप्स की दो तरह के मोटर स्किल्स होते हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब बड़ी मसल्स का यूज करना, फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी मसल्स का यूज करना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब है टॉपिक एज वाइज डेवलपमेंट, 0 से 6 ईयर्स तक की एज कि बच्चा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट बर्थ से लेके 6 ईयर्स तक की एज में कैसे कैसे करता है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स जो उसके अंदर डेवलप हो रही है, तो कैसे कैसे डेवलप होती है उसके बारे में देखेंगे। 0 से 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 0 से 1 ईयर, जो कि इन्फेंसी स्टेज के अंदर हमारा आता है। इसके अंदर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कैसे डेवलप होती है? सबसे पहले बच्चा लेफ्ट हैंड एंड कंट्रोल नेक, कि अपने हेड को संभालना सीखता है, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, मतलब अपने जो सर है उसको घुमाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड करता है, और अपनी नेक को संभालना सीखता है, कंट्रोल करना सीखता है। रोल्स ओवर 4 से 6 मंथ, कि जब बच्चा 4 से 6 मंथ्स तक के टाइम पीरियड पे होता है तो उसमें बच्चा क्या करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करवट लेना भी बोलते हैं। तो 4 से 6 मंथ्स में बच्चा क्या करता है? करवट लेना सीख लेता है, करवट लेने लग जाता है, तो रोल्स ओवर। फिर सिट्स विदाउट सपोर्ट्स, कि जब वो 6 से 8 मंथ की एज पे बच्चा आता है तो वो बैठना सीख लेता है विदाउट किसी भी सपोर्ट के। क्रॉल्स करता है। 8 से 10 की जो मंथ्स की एज है उसमें बच्चा क्या करता है? पैरों के बल चलना स्टार्ट कर देता है, चलने लग जाता है। स्टार्ट वॉकिंग अराउंड 12 मंथ्स, की जब बच्चा 12 मंथ्स के आसपास का होता है, 1 साल का होने वाला होता है या हो जाता है, तो बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। ये तो थी हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट या ग्रोस मोटर स्किल्स के बारे में था कि क्या क्या बच्चा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में करता है। फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या करता है? तो ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स, की बच्चा क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स उठाना स्टार्ट कर देता है, लाइक टॉयज हो गई, थ्रो फिंगर्स। फिर ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक हाथ से दूसरे हाथ में अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना या कहीं और उठा के रख देना, वो करने लगता है। बिगिंस टू यूज थंब एंड फिंगर, अपनी थंब अपनी फिंगर्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारा बर्थ से लेके 1 ईयर तक बच्चा क्या क्या ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स करता है। अब है 1 से लेके 2 ईयर्स तक, जिसको हम टोडलर स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या क्या करता है? तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बच्चा वॉक इंडिपेंडेंटली, कि चलने लगता है विदाउट एनी सपोर्ट, खुद से चलने लग जाता है वो। स्टार्ट रनिंग नॉट वेरी स्टेबल, कि बच्चा चलने लग जाता है चाहे वो भले गिर रहा है, वो भी इतने स्टेबल इतने अच्छे तरीके से नहीं दौड़ पाता है, लेकिन वो स्टार्ट कर देता है थोड़ा थोड़ा, बस गिरता रहता है थोड़ा सा। क्लाइंब स्टेयर्स विद सपोर्ट्स, की देखा होगा आपने कि छोटे बच्चे जो सीढ़ियाँ होती हैं उस पर कैसे चढ़ते हैं, उसकी ही सीढ़ियों के सपोर्ट से ही वो ऊपर चढ़ने स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो वो इसी एज में करते हैं। पुशेस एंड पुल्स टॉयज, की अपने टॉयज को फेंक देना, दूर कर देना, अपने पास खींचना, तो खींचना फेंकना ये सब करने लग जाते हैं। तो ये हमारे ग्रोस मोटर में था। फाइन मोटर में क्या करते हैं बच्चे? स्टैक्स ब्लॉक्स, की एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखना स्टार्ट कर देते हैं, रखने लग जाते हैं। स्क्रिबल विद क्रेयॉन्स, की कोई भी क्रॉन्स, पेन्स, पेंसिल उनको मिल रही है तो वॉल पे उससे क्या करने, लाइंस खींचने लग जाते हैं, स्क्रिबल करने लग जाते हैं, कुछ भी इधर उधर करने लग जाते हैं। यूजेस स्पून्स विद हेल्प, की अगर पेरेंट्स साथ में खाना खा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि स्पून का यूज हो रहा है, तो वो भी क्या करते हैं? स्पून का यूज करने लग जाते हैं, बट अपनी हेल्प से। टर्न्स पेजेस ऑफ बुक, बुक्स के जो पेजेस है वो टर्न करने लग जाते हैं।
फिर है 2 से 3 ईयर्स। 2 से 3 ईयर्स के एज में बच्चा क्या ग्रोस मोटर स्किल्स करता है, तो वो रन्स मोर कॉन्फिडेंटली। यहाँ पे बच्चा ज़्यादा अच्छे से भाग सकता है। जंप विद बोथ फिट, अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके जंप करने लगता है। किक का बॉल, बॉल को किक करने लग जाता है पैरों से। क्लाइम्स फर्नीचर, जो भी उसके घर में सोफा, चेयर, टेबल रखे हैं उनके ऊपर वो चढ़ने लग जाता है। फिर है फाइन मोटर डेवलपमेंट की। फाइन मोटर में बच्चा क्या करता है, बिल्ड्स टावर विद ब्लॉक्स, कि एक के ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक करके वो एक टावर बना सकता है। होल्ड क्रेयन प्रॉपरली, अब जो पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, जो भी कलर्स उसके हाथ में, वो अच्छे से उनको प्रॉपरली पकड़ सकता है। ड्रॉ सिंपल लाइन्स एंड शेप्स, कुछ भी शेप वो ड्रॉ कर लेता है, सिंपल लाइन वो ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉ स्टार्ट्स फीडिंग इंडिपेंडेंट, कि खुद से वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, कि खुद से विदाउट किसी की हेल्प लिए वो अपना खाना स्टार्ट कर देता है इस एज में, 2 से 3 ईयर्स के एज में। नेक्स्ट देख, 3 से 4 ईयर्स के एज में बच्चा क्या करता है ग्रोस मोटर में, कि होप्स ऑन फ्रंट फुट, कि एक पैर पे खड़े हो जाना। हॉप्स का मतलब होता है जंप करना, क्लाइम करना, कि एक पैर से वो जंप करने लग जाता है, बैलेंस करने लग जाता है, खड़े होने लग जाता है। फिर है क्लाइम्स एंड स्लाइड इजली, कि वो चढ़ने लग जाएगा। स्लाइड मतलब फिसलना किसी भी चीज पे, वो इजली कर लेता है ये चीजें। फिर है थ्रोज एंड कैचेज अ बॉल, कि किसी भी बॉल को फेंकना, कैच करना, ये भी करने लग जाता है। राइडर ट्राई साइकिल, की साइकिल को चलाना वो सीख लेता है। फिर है फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या करता है, कि सर्कल ड्रॉ कर लेगा, सिंपल सिंपल फिगर बना लेगा। ऑब्जर्वेशन, किसी की निगरानी में रह के वो सीजर्स का यूज करने लगेगा। बटन एंड अनबटन, अपने कपड़ों को पहनना, अब बटन लगाना, बटन खोलना, ये कर लेता है। बेटर हाई हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उसका काफी अच्छा हो जाता है 3 से 4 ईयर्स तक की एज में, ये चीजें बच्चा परफॉर्म करता है। 4 से 5 ईयर्स तक की एज में क्या करता है ग्रोस मोटर में, स्किप्स एंड रन स्मूथली, कि बच्चा यहाँ पे बिना गिरे, बिना रुके जो है वो भागना लग जाता है, बहुत अच्छे से भागता है, दौड़ता है। बैलेंस वेल ऑन 1 फुट, कि एक पैर पे वो अच्छे से अपना बैलेंस जो है वो बना लेता है। जंप ओवर स्मॉल ऑब्जेक्ट, की छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जंपिंग करने लग जाता है या कूद लेता है। प्ले सिंपल आउटडोर गेम्स, की आउटडोर गेम्स जो है वो सिंपल सिंपल आउटडोर गेम्स खेल लेता है 4 से 5 ईयर्स तक के एज में। फाइन मोटर डेवलपमेंट, कि मोटर डेवलपमेंट में क्या करता है, कुछ शेप्स बना ली, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसी वो शेप्स जो है वो ड्रॉ कर लेता है। कुछ लेटर्स लिख लेता है, कुछ कलर्स के साथ लाइन ड्रॉ कर लेगा, या लाइन ड्रॉ कर ली तो उसमें कलर फिल कर लेगा। सीजर का अच्छे से यूज करना सीख लेता है। 5 से 6 ईयर की एज में बच्चा क्या करता है, कि तेजी से भागेगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ वो काफी तेजी से भाग सकता है, मतलब प्रॉपरली वो रन यहाँ पे कर सकता है इस एज में। साइकिल बहुत अच्छे से चलाना सीख लेगा। अब वो फुटबॉल, क्रिकेट जैसी अच्छी बड़ी बड़ी गेम्स भी खेल लेता है। अपनी बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस अच्छे से इंप्रूव हो जाता है उसका। फाइन मोटर में क्या करता है बच्चा, लेटर लिखना स्टार्ट कर देगा, नंबर्स लिखना स्टार्ट कर देगा काफी क्लियरली, अच्छे तरीके से। डिटेल पिक्चर ड्रॉ कर लेता है, लाइक किसी की सीनरी बनानी है, ट्री बनाना है, कोई फ्रूट बनाना है, बास्केट बनानी है, तो बच्चा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता है। टाई शूलेजेस, जो जूते के फीते जिसे बोलते हैं, शूलेज होता है, उनको बच्चा टाई कर लेता है अच्छे से। यूजेस स्मॉल ऑब्जेक्ट विद प्रिसिजन, कि काफी अच्छे से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो यूज कर लेता है। तो ये था हमारा एज वाइज डेवलपमेंट, कि बच्चा एज के साथ साथ कैसे कैसे अपने अंदर ग्रोस और मोटर, जो फाइन मोटर स्किल्स है, कैसे अपने अंदर डेवलप करता है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट को। तो सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है जेनेटिक फैक्टर्स, जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे बच्चे की हाइट और शरीर की बनावट काफी हद तक उनके मम्मी पापा पर डिपेंड होती है। जैसे ट्रेड पार्ट्स फ्रॉम अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी ट्रेड, जो भी करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आ रही है वो अफेक्ट करते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जिसके अंदर हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी लेवल जो है वो जीन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की अगर हाइट है या उसकी जो बॉडी की शेप है, बॉडी का जो स्टेमिना, स्ट्रेंथ है, वो किस पर डिपेंड करती है, मम्मी पापा पर करती है। इसकी जैसे एग्जांपल है कि चिल्ड्रन ऑफ टॉल पेरेंट्स, कि अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है तो उनकी जो बेबी होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनकी हाइट भी टॉलर होती है, बड़ी होती है, मे हैव बेटर फिजिकल एबिलिटी, तो वो क्या कर सकते हैं, फिजिकल एबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे अफेक्ट करती है। दूसरा है न्यूट्रिशन, सही खान पान,
या सही अच्छे से न्यूट्रिशन के साथ खाना। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, कि हड्डियों और मसल्स की मजबूती के लिए सही तरीके से न्यूट्रिशन से भरपूर खाना जो है वो खाना चाहिए, बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन कैन स्लो डेवलपमेंट एंड कॉज वीकनेस, कि अच्छा खाना बच्चों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अगर खाना सही से नहीं होगा तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन या कुपोषण भी हो सकता है। अगर उनके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है तो उनका डेवलपमेंट जब वो स्लो हो जाता है, उनके अंदर कमजोरी हो जाती है, और अगर ऐसा ही होगा तो उनका कुपोषण हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जिससे मोटर स्किल्स डेवलप होने में डिले हो जाएगा, टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रेंथ्स मसल्स एंड इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, की अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज चल रही है, रोज बच्चा खेल रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, मसल्स बहुत अच्छी हो जाएगी और बॉडी का बैलेंस जो है वो और इम्प्रूव हो जाता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग बोथ ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स, जो बच्चे बाहर खेलते हैं उनकी ग्रोथ एंड मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल है प्लेइंग गेम्स इंप्रूविंग रनिंग बैलेंस एंड हाई कोऑर्डिनेशन, कि यही अगर बच्चा बाहर खेल रहा है, जो भी गेम्स वो खेलेगा, रनिंग करेगा, तो उसकी बैलेंस भी बनेगा बॉडी को और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उसका बनता है। तो यहाँ पे ग्रोस मोटर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप अच्छे से हो पाती है अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा है। अगर देखा हो कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, फोन में लगे रहते हैं, तो अगर वो घर में पूरे दिन फोन देख रहे हैं, एक्टिविटीज ही नहीं परफॉर्म कर रहे, तो वो उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। और ऐसे दूसरा बच्चा है वो फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर कर रहा है, तो वहाँ पे उसका स्टेमिना स्ट्रांग होगा, उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है फिजिकल एक्टिविटी की वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस में क्या आता है, हेल्दी चिल्ड्रन डेवलप फास्टर देन अनहेल्थी वन, कि अगर बच्चा हेल्दी है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है, और दूसरा बच्चा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई स्टेमिना नहीं है, अनहेल्थी है, तो वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा जितना हेल्दी बच्चा हो पाएगा। इलनेस वीकनेस और डिसेबिलिटी कैन स्लो डेवलपमेंट, अगर उसको बीमारी लग रही है बार बार, कोई भी उसके अंदर डिसीज है, कोई भी तो कोई डिसेबिलिटीज है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। रेगुलर चेकअप्स एंड प्रॉपर केयर आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए जो मोटर स्किल्स डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, अच्छे से उनका डेवलपमेंट करवाना है, तो रेगुलर चेकअप्स जो है वो ज़रूरी है, प्रॉपर उनकी केयर करना भी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स, कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट में पेरेंट्स का क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, कि पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से, जो उनकी डाइट है, फूड है, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ऐसी उनको डाइट देनी है, ऐसा उनको खाना देना है जिसके अंदर प्रोटीन हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, ताकि उनकी हड्डियाँ, उनकी मसल्स जो है वो डेवलप हो सके, मजबूत हो सके। हेल्दी फूड्स हेल्प्स इन मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट, कि अच्छा खाना होगा तो उनकी मसल्स अच्छे से डेवलप हो जाएगी, बोन्स अच्छे से डेवलप हो सकेगी। सेकेंड है एनकरेजिंग फिजिकल एक्टिविटीज, कि पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चा एक्टिविटीज करे, बाहर जाके खेले, मोटिवेट चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर गेम्स, कि पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट करे, बार बार एनकरेज करे कि जाओ बाहर खेलो, बाहर खेलो, बाहर खेलो, तो बच्चे खेलेंगे। एनकरेज रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, उनको एक्टिविटीज करवानी है, उनके साथ पेरेंट्स जो है वो खेल सकते हैं, घर में भी है तो उनके साथ जंपिंग करे, रनिंग करे, बाहर जा रहे हैं तो साइकिलिंग कराएं, तो ऐसे उनको एनकरेज कर सकते हैं। फिर है दिस इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, अगर ऐसे पेरेंट्स उनको एनकरेज करेंगे तो इससे बच्चों की स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। सॉरी। प्रोवाइडिंग प्ले मटेरियल्स, कि यहाँ पे गिव टॉयज, लाइक जैसे टॉयज दे सकते हैं हम लोग, बॉल्स दे देंगे बच्चों को, जिससे उनकी ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होगी, वो कैच करेंगे, किक करेंगे, तो यहाँ पे उनकी ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। ब्लॉक्स एंड पजल देंगे फॉर फाइन मोटर स्किल्स, की इससे क्या होगा, बच्चों की हाथ की बारीकी जो मसल्स होते हैं, छोटी छोटी मसल्स होते हैं, वो तेजी से वर्क करना स्टार्ट कर देती है, उनके अंदर डेवलप हो जाती है फाइन मोटर स्किल्स, वो ब्लॉक्स बनाएंगे, पजल्स का यूज करेंगे। ठीक है, इससे फिर है इमोशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशंस, कि बच्चे की हर छोटी कोशिश की तारीफ करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़े और वो नए काम करने से डरे नहीं।
इसलिए अप्रिशिएट चिल्ड्रंस एफर्ट्स कि अगर वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो बेकार हो, बट हमें क्या करना है एज अ पेरेंट्स, उनको अप्रिशिएट करना है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस फियर ऑफ फेलियर। तो उनके अंदर एक डर भी खत्म हो जाए फेलियर का, कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये बेकार हो जाएगी, या मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर ना आए बच्चों के अंदर। तो इसीलिए पेरेंट्स को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इमोशनली सपोर्ट उनको करना चाहिए। क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट, एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट घर में बाहर प्रोवाइड कराना चाहिए पेरेंट्स को, कि घर और बाहर खेलने की ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे को चोट लगने का खतरा ना हो, वो सेफली खेल सके, जहाँ पे उनको इंजरीज ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, एक सेफ प्लेस उनको खेलने के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए उनको दे प्रोवाइड कराया जाए। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। डेवलपिंग हेल्थी हैबिट्स, बच्चों के अंदर एक हेल्थी हैबिट्स डेवलप करनी है, उनका रूटीन सेट कर दो, कितने बजे उठना है, अपने आप से ब्रश करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, काम करना है, कितने टाइम सोना है, एक ऐसे करके रूटीन मेंटेन कर दो ताकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग चले, तो उनके अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप हो सके। एनकरेज हाइजीन एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, इससे क्या होगा, उनके हाइजीन बनेगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल वहाँ पे आएगी। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट, कि बच्चे की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करे और देखे कि कहाँ पे बच्चा की वीकनेस आ रही है, कहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है। कि मान लो अगर बच्चा 1-1.5 साल का हो गया है और वो अभी तक चल ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ खड़ा हो पा रहा है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, बॉडी को चल नहीं पा रहा, तो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे कैसे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर कोई टास्क दिया जा रहा है, उसकी एज के दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उनका बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, फिर वही चीज़ें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उसको इम्प्रूव करें उनकी चीज़ों को। अब नेक्स्ट है कि रोल ऑफ टीचर। अभी हमने देखा कि रोल ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है इन चीज़ों में, कि उनका फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट हो सके, किस किस तरह से वो एनकरेज कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। अब रोल ऑफ टीचर, की टीचर कैसे कर सकती है, तो पहले ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, की फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराएगी क्लास में, मतलब अपने स्कूल में। तो अरेंज गेम्स, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेज इन स्कूल, कि अपने करिकुलम में, अपने सब्जेक्ट में वो क्या करे, गेम्स करे, अरेंज स्पोर्ट्स करे, एक्सरसाइज करे, बच्चा फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करे। इसके अंदर इंडोर गेम्स या आउटडोर एक्टिविटीज भी आ सकती है। अगर क्लासरूम में है तो क्लासरूम में ही कुछ एक्टिविटीज करा ले जिसमें बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए, लाइक ड्राइंग कराना, कुछ आर्ट वर्क करा देना। आउटडोर करा रहे हैं तो हमने रेस करवा दी या कोई अदर गेम यहाँ पे करवा सकते हैं। सेकेंड है प्रोवाइडिंग स्किल्स बेस्ड लर्निंग, कि ऐसी लर्निंग बच्चों को करानी है, ऐसा स्किल्स उनके अंदर डेवलप करनी है ताकि बच्चे के अंदर फाइन मोटर और ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप हो सके। कि मतलब अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है टीचर, तो उनको वो एक्टिविटी बेस्ड करा सकती है जिससे बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप हो सके। जैसे पहले ड्राइंग एंड राइटिंग, अगर कोई लिटरेचर का कंसेप्ट आ रहा है तो टीचर वहाँ पे एज अ ड्राइंग के थ्रू करवा सकती है। तो यहाँ पे बच्चा अगर ड्राइंग करेगा, लिखेगा, तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगी। अगर कोई एक्टिविटीज करा रही है जिसमें बच्चा रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो वहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। फिर इंडिविजुअल अटेंशन, कि हर बच्चे पर अलग अलग ध्यान देना है, अलग तरीके से ध्यान देना है। अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, टीचर को समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। हेल्प स्लो लर्नर इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप, जो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं एज अ टीचर। फिर है एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, कि बच्चे को एनकरेज करे, अप्रिशिएट करे कि वो जो है फिजिकल एक्टिविटीज में या गेम्स में, किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। टीचर सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें, मोटिवेट ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, और अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन और कंपैरिजन, कि किसी भी बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उनको तुलना नहीं करनी है, उनकी कंपैरिजन नहीं करना है कि ये अच्छा कर रहा है तुम क्यों नहीं अच्छे कर रहे हो, या ऐसे नहीं करना चाहिए क्लासरूम में। फिर अब प्रोवाइडिंग प्रॉपर इक्विपमेंट, कि बच्चे को सेफ और सुचेबल मटेरियल्स ही प्रोवाइड करनी है जो बच्चे के लिए सेफ हो, कहीं उनको हार्म ना कर दे, कोई ऐसा मटेरियल नहीं उनको देना है। एक सेफ और अच्छा मटेरियल उनको प्रोवाइड करना है कि वो इजी तरह से उनको यूज भी कर सके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट टूल्स, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाले टूल्स हो गए, तो ऐसे देने जो उनको हार्म ना करे और उनके लिए इजी रहे टू यूज। फिर है ensuring सेफ्टी एंड हेल्थी, कि एज अ टीचर उनको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करवा रही है, क्लास में ऑर्गेनाइज करा रही है,
उनको ऑब्जर्व करें, सुपरवाइज करें। प्रिवेंट इंजरीज एंड टीच सेफ्टी रूल्स, कि उनकी जो भी हो सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चे साथ में करें, रेस कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चा एक दूसरे को धक्का दे दे या गलती से भी हो सकता है, तो वहां पे टीचर्स जो है ऑब्जर्व करे, कुछ रूल्स बना दे जिससे बच्चे के इंजरीज होने के चांसेस जो है वो कम हो सके। तो ये था रोल ऑफ टीचर, जिसके अंदर टीचर फिजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकती है, स्किल बेस्ड लर्निंग करा सकती है, हर बच्चे पे अटेंशन दे सकती है, उनको एनकरेज कर सकती है, अप्रिशिएट कर सकती है पार्टिसिपेशन में, उनको अच्छे और सुचेबल इक्विपमेंट प्रोवाइड करा सकती है, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रख सकती है। तो ये हमने रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ पेरेंट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्ले। अब प्ले के बारे में, ये तो था सारा फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कि क्या था, किसका रोल और इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, वो देखी थी। अब है कंसेप्ट ऑफ प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले इज नेचुरल, इंजॉयबल एंड वॉलेंट्री एक्टिविटी इन विच चिल्ड्रन पार्टिसिपेट फॉर फन, इंजॉयमेंट एंड लर्निंग। ये प्ले जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से, खुशी से और मजे से इसको परफॉर्म करता है। उसको यहाँ पे क्या होता है, खुशी महसूस होती है, वो यहाँ पे इंजॉय कर सकता है। इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता बच्चे के ऊपर कि आपको करना ही करना है, करना ही करना, नहीं, वो अपनी मर्जी से करता है, नेचुरल तरीके से करता है, इसको एंजॉय कर पाता है। और खेलते खेलते बच्चे क्या कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए प्ले जो है वो एक नेचुरल, इंजॉयबल, एक एंड वॉलेंट्री एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चा नेचुरली पार्टिसिपेट करता है, इंजॉय करता है और अच्छे से लर्निंग भी कर सकता है। इन विच चिल्ड्रन पार्टिसिपेट, और किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए एंड लर्निंग के लिए। तो ये था मीनिंग ऑफ प्ले। सिंपल डेफिनेशन में देखें तो क्या होता है कि प्ले इज एन एक्टिविटी डन फॉर प्लेजर, नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड, बट इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कि प्ले जो है, खेल जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चा जो है रिवॉर्ड के लिए, किसी भी इनाम के लिए, किसी भी गिफ्ट के लिए नहीं उसमें परफॉर्म करता, अपनी खुशी के लिए उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको खुशी महसूस होती है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, बच्चों की लर्निंग में और बच्चों के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। डेफिनेशन बाय एक्सपर्ट्स की यहाँ पे जीन पियाजे हैं जिन्होंने प्ले के बारे में डेफिनेशन दिए। क्या दिया है कि प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। कि प्ले जो है, जो गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, जो खेल है, वो किस चीज में हेल्प करता है, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और उनके वर्ल्ड को समझने में वो हेल्प करता है। लिव वाइगोत्से ने क्या कहा है कि प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। कि प्ले जो है वो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कैसे है? क्योंकि जब बच्चा खेल रहा है और बच्चों के साथ खेल रहा है तो वहां पे वो इंटरेक्ट कर पा रहा है दूसरों के साथ, तो वहां पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कि अगर किसी को चोट लग रही है तो वो फील कर पा रहा है इमोशंस उसके लिए, ठीक है, वो खुशी महसूस कर पा रहा है, तो यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो था कंसेप्ट ऑफ प्ले। प्ले के बारे में था, उसकी मीनिंग, उसका मतलब और कुछ डेफिनेशंस जो हमने। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। प्ले के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले वॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री एक्टिविटी का मतलब प्ले इज डन बाय चॉइस नॉट बाय फोर्स। कि यहाँ पे बच्चा अपनी मर्जी से खेलता है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई फोर्स कर रहा है, नहीं, वो खुद से ही उसमें इंटरेस्टेड होता है, खुद से ही पार्टिसिपेट करता है अपनी चॉइस से। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट बिकॉज दे वांट टू। उसमें पार्टिसिपेट किसी के कहने से नहीं करते हैं, उनको करना होता है, उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है, तो वो खुद से ही उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है इंजॉयबल एंड प्लेजर। कि बच्चे अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए अपनी गेम्स को खेलते हैं, प्ले करते हैं। तो प्ले गिव्स हैप्पीनेस, फन एंड रिलैक्सेशन। जो प्ले क्या करता है, बच्चों को खुशी देता है, उनको इंजॉयमेंट देता है, उनको वहां पे रिलैक्स फील होता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड बोर्डम। कि यहाँ पे बच्चे बोर जो हो रहे होते हैं तो वो बोरिंग चीजों को खत्म करता है और यहाँ पे स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। फिर है नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। कि नेचुरली होता है, खेलने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे बच्चे नेचुरली खेलते हैं। प्ले कम्स नेचुरली टू चिल्ड्रन, ठीक है। इट डज नॉट नीड स्पेशल टीचिंग। यहाँ पे बच्चों के अंदर नेचुरल होता है, वो अपने आप ही खेलना शुरू कर देते हैं, किसी ट्रेनिंग की, किसी टीचिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। फोर्थ है नॉट गोल ओरिएंटेड। यहाँ पे कोई गोल ओरिएंटेड नहीं होता कि अचीव करना है, ट्रॉफी जीतनी है, अवार्ड जीतना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्ले हैज नो फिक्स एम। इसका कोई एम नहीं होता, सिर्फ यही रहता है कि बच्चा एंजॉय करे, खुश रहे, उसको अच्छा लगे, स्ट्रेस कम हो, फ्रस्ट्रेशन उसकी कम हो,
इसके लिए ये होता है। तो इसके कोई एम नहीं होता, कोई रिवॉर्ड नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि खेलते खेलते बच्चा अपने आप को बहुत कुछ सिखा जाता है, कुछ सीख लेते हैं बच्चे ऑटोमेटिकली। जैसे अगर वो है तो औरों के साथ वो खेल रहे हैं तो ऑनेस्टी सीखेंगे, ट्रुथ बोलते हैं बच्चा कि नहीं मैं इस गेम में खुद से हार गया या नहीं कर पाया, ऑनेस्टी होता है, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज कर पाते हैं, दूसरे की इमोशंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा सीखता है चीजें, इंजॉयमेंट करता है, ये इसका मेन पर्पस होता है। फिर है एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्ले इन्वॉल्व फिजिकली और मेंटल एक्टिविटी, कि यहाँ पे बच्चा बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, जिसमें फिजिकली एक्टिविटी भी होती है और मेंटल एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है। खेलते वक्त बच्चा फिजिकली तो इन्वॉल्व रहता ही है और मेंटली भी पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। वो दिमाग लगाते कि अच्छा ऐसे परफॉर्म करूंगा तो कि मैं ये टास्क जीत सकता हूँ, तो वो मेंटली भी उसमें पार्टिसिपेट रहता है। चिल्ड्रन आर फुली एंगेज वाइल प्लेइंग, कि वो बहुत एक्टिव रहता है जब वो गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फिर एक क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव जो प्ले होते हैं वो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते हैं। जैसे रोल प्ले हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, प्रिटेंडिंग गेम हो गया। जैसे रोल प्ले होता है कि कोई भी एक्ट अगर हमको दिखाना है तो बच्चे यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के जैसे महात्मा गांधी हो गया, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को शो करा रहे हैं बच्चे, तो वहां पे वो इमेजिनेशन भी कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे पहले के टाइम में वो ऐसी बातें किया करते थे। तो इमेजिनेशन क्रिएटिविटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है बच्चों की। तो ये तो था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले, जिसमें वॉलेंटरी एक्टिविटी है कि बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करता है। इंजॉयबल एंड प्लेजर, कि यहाँ पे बच्चा इंजॉय करता है, खुश रहता है। नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, कि यहाँ पे किसी ट्रेनिंग की या टीचिंग की जरूरत नहीं होती, बच्चा खुद नेचुरली यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। नॉट गोल ओरिएंटेड, इसका कोई एम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, बस खुश रहे बच्चा, इंजॉय करे, स्ट्रेस फ्री रहे। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन, की बच्चा एक्टिव रहे, फिजिकली भी और मेंटली भी यहाँ पे पार्टिसिपेट रहता है, एक्टिवली एंगेज रहता है। क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन, प्ले जो है उससे बच्चे की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्ले, ये अब यहाँ पे हमें टाइप्स देखने के कितने टाइप्स के प्ले हमारे होते हैं। सबसे पहला है फैंटेसी प्ले, रिलेटेड प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले और कोऑपरेटिव प्ले। तो सबसे पहला देखते हैं। अब है सबसे पहला पॉइंट है प्ले में, फैंटेसी प्ले। फैंटेसी प्ले का मतलब होता क्या है? तो फैंटेसी प्ले इज अ टाइप ऑफ प्ले वेयर टीचर क्रिएट इमेजिनरी सिचुएशन एंड कैरेक्टर्स दैट डू नॉट क्रिएट इमेजिनरी सिचुएशन एंड कैरेक्टर्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। तो बच्चे ये एक ऐसा प्ले होता है जिसमें बच्चे एक इमेजिनरी सिचुएशंस को क्रिएट कर लेते हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स को इमेजिन करके खेलने लगते हैं, बट ऐसा करेक्टर और ऐसी इमेजिनरी सिचुएशंस होती है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ उनके माइंड में होती है, उनकी इमेजिनेशंस में होती है। तो इसी को बोलते हैं फैंटेसी प्ले। इन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फैंटेसी प्ले एक ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें बच्चा इमेजिनरी सिचुएशंस और इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिएट करता है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे एग्जांपल है एक्टिंग लाइक सुपर हीरो, बच्चे सुपर हीरो की तरह एक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो हवा में उड़ सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, उनके पास कुछ सुपर पावर्स है, मैजिकल पावर्स है, वो अपने अंदर इमेजिन करने लगते हैं अपनी मैजिकल पावर्स को। तो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, लाइक उनके बगल में एक ड्रैगन है, उनके पास एक ड्रैगन है, उनको वो खाना खिला रहे हैं, उनके साथ वो खेल रहे हैं, उनके साथ वो सवारी कर रहे हैं, अपने आप को राजकुमारी मान लेते हैं, एक महल है उसमें राजकुमारी है, और ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशंस को क्रिएट कर लेता है जो कि रियल लाइफ में है ही नहीं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस फैंटेसी प्ले से बच्चों के अंदर इमेजिनेशन स्किल्स आते हैं, क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप होती है, उनमें इमोशनल एक्सप्रेशंस को कर पाते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के सामने, और उनके अंदर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, क्योंकि वो सोच रहे, अगर वो सुपर हीरो की एक्टिंग कर रहे हैं तो उनमें वो थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं कि वो सोचेंगे कि क्या क्या मैजिकल पावर उनके अंदर हो सकती है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं, तो वहां पे थिंकिंग स्किल्स वहां पे उनकी डेवलप हो रही है। ये था हमारा फैंटेसी प्ले के बारे में। हमारा इमेजिनेटिव प्रिटेंटिव प्ले। प्रिटेंटिव प्ले के मतलब क्या होता है? तो इन दिस प्ले चिल्ड्रन प्रिटेंडेड टू बी समवन एल्स और एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें बच्चा क्या करता है? किसी इंसान की तरह प्रिटेंड करता है, किसी की भी तरह नकल करने लगता है, जैसे जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, बट उनकी क्या करता है? नकल करता है। जैसे प्लेइंग टीचर, डॉक्टर और पेरेंट, कि अपने टीचर्स की एक्टिंग करके बच्चा खेल रहा है, डॉक्टर की एक्टिंग करके बच्चा खेल रहा है, अपने पेरेंट्स की एक्टिंग करके खेल रहा है।
प्लेइंग हाउस, घर घर बच्चे खेलते हैं, जैसे ग्रुप हो गया बच्चों का और वो घर घर खेल रहे हैं, लाइक कोई पेरेंट्स बन रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं जो वो प्रेटेंड कर रहे हैं किसी और की तरह, ठीक है। एक्टिंग लाइक शॉपकीपर की, वो जो नकली मनी होती है उनको वो लेकर आ गए और उन्होंने कुछ पत्थर रख लिए, स्टोन्स रख लिए, उनको उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल बना दिया और वो फिर वो शॉपकीपर की तरह वहाँ पे एक्ट करने लगते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे बच्चों के अंदर सोशल और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है। रियल लाइफ रोल्स के बारे में वो समझ पाते हैं, जैसे पेरेंट्स को समझ पाएंगे, डॉक्टर के रोल्स को समझ पा रहे हैं, टीचर के रोल को समझ पा रहे हैं, शॉपकीपर कस्टमर के रोल को समझ पा रहे हैं, तो कुछ रियल लाइफ रोल्स को वो समझ पाते हैं। इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हमारा अब ऐसे प्ले के बारे में बात करेंगे जो बच्चा दूसरों बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है पैरेलल प्ले। इसका मतलब होता है चिल्ड्रन प्ले साइड बाय साइड बट डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। बच्चा साथ में खेल तो रहा है लेकिन वो उससे बात नहीं कर रहा, उससे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कुछ उसे शेयर नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपने में ही खेल रहा है बट वो उसके साथ बैठ के खेल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में है कि टू चिल्ड्रन प्लेइंग विद देयर ओन टॉयज नियर ईच अदर, कि दो बच्चे बैठे हैं आपस में पास में बैठ के खेल रहे हैं बट वो अपने ही टॉयज के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है, बस वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो बगल वाला या सामने वाला कर क्या रहा है। कौन से एज ग्रुप में बच्चा ये करता है, 2 से 3 इयर्स तक के एज में बच्चा ये करता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है दूसरों को काफी अच्छे से और उससे सोशल इंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर होता है। अगर बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है तो वो खुद को क्या करेगा, उसके अंदर थॉट्स आएंगे कि मैं बात करूं क्या, मैं इससे ये चीज शेयर करूं क्या, मैं इससे ये चीज मांगू, ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आ सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले का क्या मतलब होता है, चिल्ड्रन प्ले टुगेदर इंटरेक्ट बट देयर इज नो क्लियर गोल और रूल्स, कि बच्चे साथ में खेलते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसे गेम्स और ऐसे एक्टिविटीज प्ले करते हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई गोल्स नहीं होते हैं, फ्रीली वो बस खेलते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है रूल्स वगैरह से। जैसे अपने टॉयज को शेयर करना जब वो खेल रहे हैं, टेकिंग एंड प्लेइंग इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप में बात करते हुए वो कोई चीज खेल रहे हैं, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्ले। कौन सी एज में होता है, 3 से 4 इयर्स तक की एज में ये होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है और वो सोशल बॉन्डिंग बनाने के लिए एनकरेज हो पाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले का मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन प्ले टुगेदर विद शेयर्ड गोल रूल्स एंड टीम वर्क। अब ये ऐसी गेम्स होती है जिसमें बच्चे साथ में खेल रहे हैं बट यहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स हैं, गोल्स हैं, यहाँ पे बच्चे को टीम वर्क के साथ परफॉर्म करना है, अपना टीम वर्क के साथ गेम को खेलना है। जैसे एग्जांपल है कि टीम गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ऐसे गेम्स जिसमें बच्चे रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो गेम से आउट हो सकते हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट या रोल प्ले इसके अंदर आ सकता है। ये कौन सी एज में बच्चा खेलता है, 4+4 से अबव जो भी एज है उसमें बच्चा कोऑपरेटिव प्ले को करता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर साथ में बच्चा काम कर रहा है, खेल रहा है, तो उससे उनमें टीम वर्क आएगा, लीडरशिप आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, अगर रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो डिसिप्लिन बच्चों के अंदर डेवलप होता है। अब है नेक्स्ट की डेवलपमेंट रोल ऑफ प्ले एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, कि प्ले का जो रोल है वो डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट में प्ले का क्या रोल है, प्ले की वजह से इस पे क्या इफेक्ट होता है, क्या यूज में आता है, प्ले से क्या होता है वो उसके बारे में है। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट में क्या रोल है प्ले का वो देखेंगे। स्ट्रेंथ, मसल्स एंड बोन्स की, प्ले जो बच्चा गेम्स वगैरह खेल रहा है उससे क्या होता है, बच्चे की मसल्स और बोन्स है वो मजबूत होती है, इन अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, इंप्रूव बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि बच्चे के अंदर बॉडी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी वो इंप्रूव हो जाती है। डेवलप ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स, बच्चा गेम्स खेल रहा है, रनिंग करेगा, जंपिंग करेगा या कुछ भी क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है तो ग्रोस मोटर स्किल्स वहाँ पर डेवलप हो रही है। अगर छोटे छोटे गेम्स खेल रहा है तो वहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो सकती है। जैसे एग्जांपल में रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग गेम्स कीप द बॉडी हेल्थी। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में सारा, कि गेम्स खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है वो था। अब है मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, तो इनहेंस थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि अब बच्चे गेम्स जो खेलते हैं उससे क्या होता है, बच्चे की थिंकिंग पावर बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है।
इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, बच्चा फोकस कर पाता है चीज़ों में, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मेमोरी इंक्रीज हो रही है कि अच्छा ये आउट हुए थे अभी तो इसके बाद हमारी टर्न आने वाली है, तो ऐसे मेमोरी इंक्रीज होती है। पजल्स वगैरह अगर बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पे मेमोरी बढ़ रही है। फिर है एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, अगर इमेजिनेशन प्ले वाला खेल रहा है, प्रेटेंडेंट प्ले खेल रहा है, तो वहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, इमेजिनेशन इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल में पजल्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इससे क्या होता है उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। फिर है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से क्या होता है कि टीचिंग, शेयरिंग, कॉपरेशन एंड टीम वर्क, इससे क्या होता है बच्चे के अंदर, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो अपने टॉयज, अपनी चीजों को शेयर करेंगे तो शेयरिंग आ रहा है उनके अंदर, कॉपरेशन आ रहा है, टीम वर्क आ रहा है, टीम में खेल रहे हैं तो एक दूसरे को कॉपरेट भी करेंगे, तो टीम वर्क स्किल्स भी बच्चे के अंदर आ रही है। इससे क्या होता है बच्चों को हेल्प मिलती है टू मेक फ्रेंड्स, अगर वो साथ में खेल रहे हैं, एक अननोन पर्सन है वो उनके साथ खेलेगा, वो खुश रहेगा, हंसेगा, तो वो उनके फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने में हेल्प होती है। अगर बच्चा साथ में खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। एग्जाम्पल में ग्रुप गेम्स टीच चिल्ड्रन टू वर्क टुगेदर, अगर ग्रुप गेम खेल रहे हैं, टीम वाली गेम खेल रहे हैं कुछ भी, तो उससे बच्चों के अंदर क्या आएगा, टीम वर्क आएगा कि वो साथ में खेल सकते हैं, कोऑपरेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट वहाँ पे बच्चे का होता है थ्रू प्ले। तो ये था कि प्ले से सोशल डेवलपमेंट का क्या रोल है वो है। अब है इमोशनल डेवलपमेंट, कि प्ले का इमोशनल डेवलपमेंट से क्या रोल है। सबसे पहले हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, कि बच्चा प्ले के थ्रू अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को शो कर सकता है दूसरों के सामने। अगर वो बहुत ज्यादा खुश है, होता है गेम्स में बच्चे कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं तूने बार बार तू ये कैसे खेल रहा है, होता है कि बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं मैं इसे नहीं खिला रहा, काफी सारी चीजें होती है, तो बच्चा वहां पे एक्सप्रेस करता है दूसरों के सामने। अगर वो जीत गया है तो वो खुश हो जाता है, अगर हार गया है तो सैड फील करने लगता है, अपने इमोशन, अपने एक्सप्रेशंस को शो करता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ स्टीम आता है, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, गेम्स खेल रहा है तो उससे उसका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होती है। एग्जाम्पल है जैसे प्रेटेंडेड प्ले हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशंस, कि प्रेटेंडेड प्ले एज अ टीचर है तो वो टीचर की तरह रिएक्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर है तो बिल्कुल डॉक्टर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनसे उनके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वो अपने आप को एज अ टीचर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, उनकी तरह गुस्सा करेंगे, उनकी तरह चिल्लाएंगे, उनकी तरह पढ़ाएंगे, उनकी तरह प्यार से बात करेंगे, तो वो क्या करते हैं अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमने देखा कि रोल ऑफ प्ले, क्या प्ले का क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल तरीके से कैसे कैसे प्ले का रोल है इनके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है एंड लास्ट टॉपिक है ये हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज एंड प्ले प्राइमरी क्लासेस, की प्राइमरी क्लासेस में कि बच्चों के लिए फिजिकल और मोटर एक्टिविटीज या प्ले कैसे ऑर्गेनाइज होती है उसके बारे में है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज की जो एंड प्ले, कि फिजिकल मोटर एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइज हो रही है, जो भी गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि एक्टिविटीज प्लान करना, अरेंज करना, स्पेस, टाइम, ये सारी चीजें अरेंज करना और कंडक्ट करना गेम्स को एंड एक्टिविटीज को इन प्रॉपर वे, एक प्रॉपर वे होता है, मेथड होता है उसके थ्रू, सो दैट चिल्ड्रन कैन डेवलप देयर फिजिकल एंड मोटर स्किल्स सेफली एंड इफेक्टिवली, कि अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ होगा, मटेरियल्स जो भी अरेंज होंगे अच्छे से, टाइम स्पेस अच्छे से अरेंज होगा, अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा बच्चे एक अच्छे तरीके से और सेफली तरीके से फिजिकल एंड मोटर स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के अंदर ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना, उनकी हेल्थ, उनकी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, बच्चों के अंदर टीम वर्क और सोशल स्किल्स को लेकर आना, उनको एक फन और एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या कैसे कैसे किस किस तरह से या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने की। सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, की जो भी एक्टिविटीज टीचर या स्कूल्स जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है वो क्या होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक्टिविटी शुड मैच द चाइल्ड एज एंड एबिलिटी, बच्चों की एबिलिटी और एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच्चा नर्सरी में फर्स्ट में और हमने गेम्स रख दी क्रिकेट वाली, अब बच्चे को रूल्स ही नहीं समझ में आ रहे
उनको पता ही नहीं है कुछ, तो एज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी है, उनको उन्हीं तरीके से देना है। सिंपल गेम्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको सिंपल गेम्स ही और देनी है। देन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी का ध्यान रखना है कि जो भी प्ले ग्राउंड है वो सेफ होना चाहिए, कुछ ऐसे मटेरियल्स वहाँ पे ना हो, ऑब्जेक्ट्स ना हो जिससे बच्चे को हार्म हो, और जो भी एक्टिविटी में जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, वो सेफ होने चाहिए, सेफ सॉफ्ट होने चाहिए और बच्चों के अच्छे से यूज में होने चाहिए, सुचेबल होने चाहिए। टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी, कि टीचर्स जो है वो हर चीज को ऑब्जर्व करे कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज हार्म तो नहीं कर रही, कोई चीज से बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इरिटेशन तो नहीं हो रही, वो चीजें ऑब्जर्व करनी है टीचर को, जिससे बच्चे की सेफ्टी बनी रहे। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, कि जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके अंदर वैरायटीज होनी चाहिए। अगर बच्चा एक ही तरीके से गेम खेलता रहेगा, एक्टिविटी करता रहेगा, बोर हो जाएगा, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर वैरायटी होगी तो वो बहुत इंटरेस्ट तरीके से उसमें पार्टिसिपेट रहेगा। तो इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे से रहता है। फिर है प्रॉपर स्पेस फॉर इक्विपमेंट, की जो भी इक्विपमेंट है, लाइक स्पेस जो है, अगर गेम आउटडोर एक्टिविटी है तो प्रॉपर स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड हो सके। इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए हमको, अगर बॉल वाला है तो बॉल्स हो, रॉप्स हो, कोन्स हो, तो इक्विपमेंट मटेरियल्स वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड हो सके, स्पेस अच्छे से प्रोवाइड हो सके बच्चे को, वो होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज हमें ऑर्गेनाइज करानी है। इक्वल पार्टिसिपेशन, कि हमें हर बच्चे को क्या करना है, एनकरेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करे। डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है, कि हमने जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसको एनकरेज कर दे कि चलो चलो तुम ही खेलो, बाकी नहीं कर पा रहे तो तुम बस बैठ के देखो, ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे, हर एक बच्चे को चांस देना है कि वो उसमें गेम्स में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, उसके अंदर भी स्किल्स डेवलप हो। फिर एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, कि स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एक्टिविटीज एंड मूव टू कॉम्प्लेक्स वन, कि सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, सिंपल सिंपल एक्टिविटीज से स्टार्ट करा के फिर जो डिफिकल्ट एक्टिविटीज है, रूल्स है, उसमें हम लोग बच्चे को मूव कराएंगे, कि पहले तो सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करना सीखे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज पे बच्चा जाएगा। हेल्प्स इन बेटर लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस, कि बच्चे से, इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर लर्निंग अच्छे से हो पाएगी और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। अगर पहले ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दे दी, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो हो जाएगा। लेकिन अगर वो धीरे सिंपल एक्टिविटीज करेंगे, वो कर पा रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेंगे तो उनकी लर्निंग भी अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, कि अप्रिशिएट चिल्ड्रंस एफर्ट्स, एनकरेज पार्टिसिपेशन rather देन competitions, कि बच्चे के हर एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है और हमें कंपटीशन नहीं रखना है कि अच्छा 2 बच्चे रख दिए और उनके बीच में कंपटीशन रख दे कि कौन जीतेगा। इससे जो हारेगा उसको डिमोटिवेट मिलेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये बोलते हुए हमें बच्चों को क्या करना है, एनकरेज करना है, उनको कंपटीशन के अंदर नहीं लाना। तो वहाँ पे हमें मोटिवेट करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, एनकरेज करना है। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्टिविटीज को जब हम ऑर्गेनाइज करें तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सेफली होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, स्पेस और इक्विपमेंट का प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। फिर है अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटी फॉर प्राइमरी क्लासेस, कि किस मतलब कितने कितने तरह की एक्टिविटीज जो है हम प्राइमरी क्लासेस में बच्चे को करा सकते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है फ्री प्ले एक्टिविटीज। फ्री प्ले एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा विदाउट स्ट्रिक्ट रूल्स जो है बच्चा खेल रहा है, उसमें कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल, अगर रनिंग है तो बच्चा सिर्फ रनिंग कर रहा है, जंपिंग है तो सिर्फ जंपिंग कर रहा है, उसमें कोई रूल नहीं है। टॉयज के साथ खेलना है तो वो टॉयज के साथ खेल रहा है, उसको मतलब फ्रीली है, बच्चा अपने अकॉर्डिंग खेल सकता है। दूसरा है स्ट्रक्चर गेम्स। स्ट्रक्चर्ड गेम में क्या होता है, इसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, लाइक अगर बच्चा टीम गेम्स खेल रहा है, रिले रेस है कोई, तो उसमें क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जिसको बच्चों को फॉलो करने होंगे गेम्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर है रिथमिक एक्टिविटीज। रिथमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो कि म्यूजिक और रिदम के साथ होते हैं, लाइक डांस कराना, एक्शन सॉन्ग्स कराना, लाइक होता है ना दमसराज जो खेलते हैं कि एक्टिंग कर रहा है बच्चा, फिर उसको पहचानना है कि कौन सा सॉन्ग है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिथमिक एक्टिविटीज होती है।
अब है रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि टीचर का क्या रोल है और एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराने में। तो पहला है प्लान एक्टिविटीज प्रॉपरली, कि जो एक्टिविटीज है उसको अच्छे से प्लान करना है कि कब हमें ये एक्टिविटीज कंडक्ट करानी है, कितने टाइम में करानी है, टाइम मैनेज देखना है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो देखने की कितने बच्चे कितनी देर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक्टिविटीज कब कंप्लीट हो पाएगी, कैसे कैसे मैनेज हो पाएगी, वो सारी चीजें प्लान करना टीचर का काम है। फिर है डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटीज क्लियरली, कि कोई भी एक्टिविटीज कराने से पहले टीचर को डेमोन्स्ट्रेट कराना होगा, बच्चे को करके दिखाना होगा कि ये एक्टिविटी होगी कैसे, ताकि बच्चे उस टीचर को देखें और अपनी एक्टिविटी को उसी तरह से परफॉर्म कर सके। फिर है एंश्योर सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, कि एज अ टीचर को सेफ्टी और डिसिप्लिन का ध्यान रखना होगा। एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चे को एनकरेज करना है कि वो पार्टिसिपेट करें, सिर्फ जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ही नहीं करना, ओवरऑल सबको करना है, हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट यहाँ पे एनकरेज करना है। ऑब्जर्व एंड गाइड चिल्ड्रन, बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, ताकि टीचर उनकी हेल्प कर सके और उनको गाइड कर सके उनके टास्क को कंप्लीट करने में। तो ये था हमारा आज का। अब ये है लास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। इससे क्या होगा, एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव लर्निंग, कि इससे क्या होगा कि सेफ एंड इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी, फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल्स इंप्रूव हो पाएगी, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो टीम वर्क कर पाएगा, लर्निंग यहाँ पे फन और इंटरेस्टिंग हो जाए। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।